नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन क्लास जिसके अंदर जो RSSMB के लिए 3rd ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं अध्यापक लेवल 1 और 2, और इसके साथ में जो साथी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपने साइंस के बेहतरीन जो क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। और आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो अपने भौतिक विज्ञान से रिलेटेड रहेगा, फिजिक्स से रिलेटेड रहेगा, जिसके अंदर अपने टॉप जो क्वेश्चन है वो अपने लेके आए हैं। और लेवल इनका जो है 3rd ग्रेड जो तैयारी कर रहे हैं मैथ साइंस से उनके लिए ये लगेगा कि थोड़ा सा बेसिक सा है, लेकिन जो 4th ग्रेड है उनके लिए ये लेवल सफिशिएंट रहेगा। यानी ये बेसिक है 3rd ग्रेड वालों के लिए, लेकिन 4th ग्रेड जो है उनके लिए ये लेवल सफिशिएंट रहेगा। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है एज इट इज जो बनने के चांसेस है, ठीक है ना। तो आज की क्लास बेहतरीन रहने वाली है। आप अपने साथियों को भी ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कर दे और उसके बाद में अपने अभी शुरू करते हैं, है ना। पहले आपने क्या करना है, शेयर करना है। शेयर किए बिना आप क्लास को लास्ट तक मत देखना भाई, पहले कह रहा हूं मैं। हाँ, पहले शेयर कर देना, उसके बाद में आपने क्लास को आगे देखना है। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम गति नियम किसे भी कहा जाता है। देखो इसके अंदर लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाया गया है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी सा है। इस लाइन को ऐसे भी कहा जा सकता था कि न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि न्यूटन ने जो पहले ये देख लेते हैं कि कितने नियम दिए। न्यूटन ने गति के टोटल 3 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए हैं, ठीक है ना। 3 नियमों के नाम देख लो। पहला नियम जो है उसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम। गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। दूसरे नियम को क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम। क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। और तीसरा जो है उसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं जड़त्व की, संवेग संरक्षण और क्रिया प्रतिक्रिया की। इस प्रश्न में किसकी बात की है? पहले नियम की। तो पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। बल का नियम ऐसा कोई नियम है ही नहीं अपने पास में। क्रिया प्रतिक्रिया कौन सा नियम होता है? तीसरा नियम होता है गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो है वो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। और ये जो नियम है इसके अंदर आपके पास फॉर्मूला बनता है F बराबर G m1 m2 अपॉन r²। जो m1 m2 है वो दोनों पिंडों का द्रव्यमान है और r उनके बीच की दूरी है। g जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान फिक्स रहता है। कितना रहता है? 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। या डायरेक्ट डाटा जो है वो याद रखना पड़ता है अपने को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पे ही है आपका आज का दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि जड़त्व किस गुण पर निर्भर करता है। अभी अपने बात की थी, जो पहला नियम है जड़त्व का नियम होता है। सबसे पहले थोड़ा सा अपने देख लेते हैं कि भैया जड़त्व होता क्या है। तो जड़त्व सिंपल सा है। जड़त्व जो है वो किस शब्द से बना है ये पूछ ले तो आपने लिखना है सर जड़ता शब्द से बना है। किससे बना है? जड़ता शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है कि जो भी वस्तु है उसके अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, उस गुण को ही वस्तु का जड़त्व का गुण कहते हैं। अब ये जड़त्व का जो गुण है किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड किस पे करेगा? गति पे करेगा क्या? द्रव्यमान पे करेगा क्या? भार पे या बल पे? किस पे निर्भर करेगा? ये आपका क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर लास्ट जो आपकी 3rd ग्रेड हुई थी इस कंसेप्ट पे आपका क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था पहले वो बता देता हूं कि आपको एक कार दी हुई थी और एक आपको ट्रेन या बस, ये आपको ऑप्शन में था कि एक कार और एक ट्रेन या बस में से एक ऑप्शन था और एक था कार। इन दोनों में से किसका जड़त्व ज्यादा होगा ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है जड़त्व किस पे निर्भर करता है। तो जड़त्व जो निर्भर करता है वो द्रव्यमान पे करता है। जिसका मास इंक्रीज हो जाएगा उसका जड़त्व भी क्या होगा? उसका जड़त्व भी इंक्रीज होगा। अगर मास डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो जड़त्व भी क्या होगा? कम होगा। ये बात आपने अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। जरूरी नहीं है क्वेश्चन इसी फॉर्म में आए, इसका
ऐसा एप्लीकेशन भी आ सकता है, आपको बोल सकता है 10 किलोग्राम की वस्तु और 100 किलोग्राम की वस्तु में से किस वस्तु का जड़त्व ज्यादा होगा। तो अभी बताया जिसका द्रव्यमान ज्यादा है कौन सी, 100 किलोग्राम वाली। इनको नाम भी दे सकता है कि ए वस्तु का द्रव्यमान इतना, बी का इतना, सी का मान लो 150 किलोग्राम हो गया, डी का मान लो आप 15 किलोग्राम हो गया। तो इन चारों में से किसका जड़त्व ज्यादा होगा ये आप कमेंट बॉक्स में बता दो, क्योंकि कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए तो क्या होगा। अगर कोई वस्तु है आपके, ये कोई वस्तु रखी हुई है, इस पर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है सर, 0 है। तो ये वस्तु जो है एक जगह स्थिर पड़ी हुई है, तो ये वस्तु क्या रहेगी, जब तक इस पर कोई बल नहीं लगेगा तब तक ये वस्तु क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। और बल की परिभाषा क्या है, बल की परिभाषा क्या कहती है, बल की परिभाषा कहती है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का मतलब या तो वो गति अवस्था में है तो स्थिरावस्था में ला सकता है, या स्थिरावस्था में है तो वो उसको गति में ला सकता है। ये बल की परिभाषा कहती है आपको। तो यहां बाहर से कोई बल नहीं लग रहा, तो वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और या जिस वेग से गति कर रही है उसी वेग से क्या करती रहेगी, गति करती रहेगी। तो गति अवस्था में आ जाएगी, आएगी गति अवस्था में, रुक जाएगी, नहीं है रुकेगी। गति अवस्था में अगर है तो ही रहेगी, वरना वो अपने आप गति अवस्था में नहीं आएगी। दिशा बदल लेगी, नहीं बदलेगी। तो वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं तो वो वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, समान वेग से चल रही है तो समान वेग से चलती ही रहेगी। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। गति अवस्था में आ सकती है, रुक सकती है, दिशा बदल सकती है, कब, जब बल लगाया जाए, जब बल लगाया जाए, जब बल लगाया जाए। तो ये तीनों कंडीशन जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा प्रश्न था ये, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। न्यूटन का दूसरा गति नियम, न्यूटन का दूसरा गति नियम बल को किससे जोड़ता है, यानी बल का किसके साथ में रिलेशन बताता है। तो न्यूटन ने गति का जो दूसरा नियम दिया, जिसको अभी अपने पढ़ा, क्या कहते हैं सर, आपने बताया कि उसको संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं, संवेग संरक्षण नियम कहते हैं। और इसमें क्या कहते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल, लगाया गया बाह्य बल एफ एक्सटर्नल जो है वो संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये भारी भरकम इसकी परिभाषा है, अपने को परिभाषा कोई नहीं पूछ रहा, अपने को लॉजिक देखना है। देखो फॉर्मूला होता है F बराबर P/T, लिख सकते हो। बल जो है वो संवेग बटा समय हो सकता है, उससे पहले संवेग देख लो। P बराबर क्या होता है, mv होता है। P बराबर क्या होता है, mv होता है। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, और इसका मात्रक पूछा जाता है कई बार, kg मीटर पर सेकंड होता है, kg मीटर पर सेकंड होता है। अब पूछा क्या इस क्वेश्चन में, इसमें पूछा है कि दूसरा नियम किससे जोड़ता है। तो यहां से अगर देखें अपने, तो ये F का F आ जाएगा, P की जगह मैं लिख सकता हूं mv, तो mv/T, तो ये बन जाएगा। अब यहां से देखो द्रव्यमान और त्वरण को जोड़ता है क्या, नहीं, यहां द्रव्यमान और त्वरण की कोई बात नहीं हो रही। द्रव्यमान और वेग, देखो यहां द्रव्यमान भी है, वेग भी है, तो ये हो सकता है। भार और गुरुत्व को जोड़ता है क्या, जी आ रहा है क्या, कहीं ना कहीं जी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसको भी काट दो। जी कौन सा, छोटे वाला, यानी गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आगे क्या है, वेग और दूरी, ऐसे ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो कौन सा बच गया, द्रव्यमान और वेग। तो आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये देखो कितना थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने को वर्क करने पे, दिमाग लगाने पे इसका आंसर आ रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग पे भी जोर पड़ना चाहिए, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हो, है ना।
अब ये मत कहना कि सर दिमाग का जोर लगता है इसलिए हम साइंस को स्किप करेंगे, स्किप करोगे तो फिर आप बहुत पीछे चले जाओगे। वो कहते हैं ना कि ये इतने इजी क्वेश्चन है कि अगर आप एक आसान क्वेश्चन को गलत करते हो तो आप लाखों पीछे चले जाओगे, लेकिन मुश्किल क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये साइंस जो है आप मुश्किल सोच के आप ये छोड़ रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आप एक बार कंसेप्ट को अच्छे से समझ लोगे तो आपको लाइफ टाइम ये जो है याद रहेंगे। ये साइंस से चीज ही ऐसी है कि अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया ना तो फिर आप भूलोगे नहीं इसको, है ना। जीके है उसके अंदर राजा महाराजा कौन किससे लड़ रहा है, कहाँ कहाँ क्या कुछ है, वो भूल जाओगे, लेकिन ये नहीं भूलोगे अगर एक बार अच्छे से समझ लिया तो, है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। हो सकता है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए भी नहीं, इतना इजी प्रश्न है। बल का मात्रक कौन सा, एसआई मात्रक क्या है। वैसे 4th ग्रेड वालों के लिए अच्छा चांस है इस क्वेश्चन के आने की, ये 99% क्वेश्चन जो है आ सकता है आपके। क्या है, बल का एसआई मात्रक पूछा है। पहले तो बात करें सर एसआई मात्रक क्या होता है, ये क्या फंडा है कि मात्रक जब भी पूछते हैं उसमें एसआई लिखा होता है। क्या है एसआई, है तो देखो एसआई क्या है उसके लिए देखो कि जो भी आपके मात्रक होते हैं, किसी भी राशियों को मापने के लिए जो मात्रक बनाए जाते हैं उनकी 3 पद्धतियां होती है। कितनी पद्धतियां होती है, 3 पद्धतियां होती है। एक को बोलते हैं सर MKS, एक को बोलते हैं सर CGS, एक को बोलते हैं सर FPS। 1960 से पहले सभी देशों में जो मात्रक थे वो अलग अलग चलते थे, जैसे किसी में MKS, किसी में CGS, किसी में FPS। इनका भी मतलब बता देते हैं आपको कि सर MKS CGS में हमें आपने नाम लेके सिर्फ कंफ्यूज करके छोड़ दिया। MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकंड, जिसमें आप क्या करते हो, मीटर में दूरी को, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, उसे हम MKS पद्धति कहते हैं। जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में मापते हैं, उसे हम CGS कहते हैं। FPS में होता है फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। ये बहुत कम यूज होता है, ये दोनों जो है ज्यादातर यूज होने वाले मात्रक हैं, ठीक है ना। अब जो MKS जो मात्रक है इसको जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक सम्मेलन बुलाया गया कि हम एक देश से दूसरे देश के लिए वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, तो हमें मात्रक अलग अलग होने के कारण हमें कुछ समस्याएं आती है। तो उन समस्याओं से निपटने के लिए क्या किया गया, सभी देशों में एक जैसा मात्रकों का जो सिस्टम है वो लगाया गया, और वो MKS का थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप था, और जिसे क्या कहा जाने लगा, SI मात्रक सिस्टम या SI मात्रक प्रणाली कहा जाने लगा। तो बात समझ गए, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली को क्या कहा जाता है, SI मात्रक कहा जाता है। और ये कब लागू हुआ था, ये अगर कोई आपसे पूछ ले तो 1960 में अंतरराष्ट्रीय माप तौल समिति के द्वारा लगाया गया। किसके द्वारा, अंतरराष्ट्रीय माप तौल समिति के द्वारा ये लगाया गया। क्लियर। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, SI का मात्रक पूछ रहा है। क्या जूल होता है क्या, सर जूल तो किसका होता है, ऊर्जा का होता है। और किसका होता है, उष्मा का होता है, हीट का होता है ना। उसके बाद देखो न्यूटन, बिल्कुल न्यूटन किसका होता है, बल का होता है। पास्कल किसका होता है, सर दाब का होता है। पास्कल भैया दबाते हैं, ठीक है। वाट लग जाती है कब, जब शक्ति खत्म हो जाती है, तो वाट का मात्रक शक्ति, पास्कल के क्या करते हैं, दबाते हैं यानी दाब का है। न्यूटन का बल का मात्रक न्यूटन, और ऊर्जा और उष्मा का मात्रक जूल है। अच्छा एक एक चीज और बता देता हूं, तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है। और न्यूटन जो है वो आपका कैसा मात्रक है, SI मात्रक है। इसको और क्या लिखा जा सकता है, न्यूटन की जगह कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लिख सकता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कहां से आया, कहीं से आया हो, आपको समझना है। F बराबर ma से आया। कहां से आया बोलो, F बराबर ma से आया। F को क्या लिख रहे थे, न्यूटन, M को क्या लिखते हो, kg, A त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बन गया कि नहीं बन गया बोलो। ये भी SI मात्रक है और ये भी SI मात्रक है। अब आप कहोगे सर CGS मात्रक भी हमें थोड़ा सा बता ही दो, कई बार पेपर वाला मूड बन जाए कि SI तो सबने याद कर रखा है तो CGS पूछ सकता है। तो भैया CGS मात्रक की अगर हम चर्चा करें तो CGS जो मात्रक होता है वो बल का क्या होता है, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन। याद रखना भैया, डाइन वो वाली डाइन नहीं है, ये मात्रक है आपका, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, एक न्यूटन में कितनी डाइन होती है, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होती है। याद रखना ये चीज, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होती है, ये रिलेशन भी याद रखना है।
तो आपको अच्छी चीजें जो है वो सारी की सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होगी। अच्छे अच्छे प्रश्न है इस पूरी स्लाइड के अंदर, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका आप अगर आपका मन करे तो, बाकी तो क्या कर सकते हैं। चलो प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट। 6 पे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, एक न्यूटन बल किससे कहते हैं? एक न्यूटन बल किससे कहते हैं? तो एक न्यूटन बल के लिए आप फॉर्मूला देखो, F बराबर क्या होता है ma, तो यहां से 1 न्यूटन की परिभाषा चाहिए, तो 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट जो है 1 किलोग्राम वस्तु को अगर आप 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित करवाते हो तो आपके द्वारा लगाया गया बल कितना होगा? 1 न्यूटन होगा। तो देखो ये 1 ग्राम आ गया तो ये तो कट हो जाएगा भाई साहब, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये भी हो जाएगा, ये वैसे ही हो जाएगा क्योंकि मीटर दूरी में लगाया गया बल, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो अपने कहा है 1 किलोग्राम वस्तु को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित करवाते हो तो लगाया गया बल कितना होगा? 1 न्यूटन होगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अगला देखो 7वां प्रश्न। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आपके लिए इजी है, हाँ मेरे लिए भी इजी, मेरे लिए तो है ही है, आपके लिए भी इजी है, इतना कोई ज्यादा टफ काम नहीं है। मेन जो डाटा है वो आप याद कर लेते हो तो सारे क्वेश्चन जो है वो आप उसके बेस पे सॉल्व कर सकते हो। जैसे क्रिया प्रतिक्रिया मैंने अभी बताया है, फर्स्ट स्लाइड में बताया, सेकंड थर्ड स्लाइड में भी बताया, क्रिया और प्रतिक्रिया। अब देखो क्रिया और प्रतिक्रिया जो है नियम कौन सा होता है? तीसरा नियम होता है, किसने दिया था? न्यूटन बाबा ने दिया था, है ना। तो देखो न्यूटन बाबा ने दिया था, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि प्रत्येक वस्तु पर लगने वाले क्रिया और प्रतिक्रिया बल का परिमाण समान किंतु दिशा विपरीत होती है, कि बल एक दूसरे के ऊपर जो लगा रहे हो वो बराबर होता है लेकिन उनका दिशा क्या होती है? उनकी दिशा अलग अलग होती है। इसका टेस्ट भी कर सकते हो क्रिया प्रतिक्रिया। आपको अगर गुस्सा आए तो आप जोर से दीवार के मुक्का मार सकते हो, इससे क्या होगा? आप जितने बल से मारोगे ना उतना ही आपके चोट लगेगी। यानी क्रिया आपने की, प्रतिक्रिया सामने से आ रही है, प्रतिक्रिया सामने से आ रही है, जितना फोर्स आप लगाओगे उसी अमाउंट का फोर्स आपके ऊपर लगेगा दीवार के द्वारा, है ना। तो वो आपकी क्रिया प्रतिक्रिया है, लेकिन उतने ही लगेगा। यानी परिमाण तो क्या है, यानी संख्या में तो वो कितना है? बराबर है, लेकिन दिशा में क्या है? उल्टा है। तो यहां से देखो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत, परिमाण और दिशा दोनों में समान, परिमाण में भिन्न और दिशा में समान, दोनों अलग अलग होते हैं। ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, बच गया कौन सा? एक। परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होते हैं। ये सीधा सीधा थर्ड लॉ जो है वो उसका स्टेटमेंट पूछ रखा है। ठीक, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8। न्यूटन का तीसरा गति नियम मुख्यतः किस पर लागू होता है? न्यूटन का तीसरा गति नियम मुख्यतः किस पर लागू होता है? ऑप्शन देखो, केवल स्थिर वस्तुओं पर, केवल गतिशील वस्तुओं पर, सभी वस्तुओं पर, केवल गुरुत्वाकर्षण बल पर। तो देखो ये जो नियम है ये आपके स्थिर वस्तुओं पे भी लागू होता है और गतिशील वस्तुओं पे भी। तो केवल वाला तो वर्ड आएगा ही नहीं, केवल गुरुत्वाकर्षण वाला भी आएगा नहीं, तो बच गया ऑप्शन नंबर सी, सभी वस्तुओं पर। ठीक, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न ये देखो, ये एक अच्छा प्रश्न है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, किसने कहा था? देखो ये अभी पढ़ के आए हैं अपने, ठीक है ना, अभी हम पढ़ के आए हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये किसने कहा था? गैलीलियो ने कहा था। पूरा नाम था गैलीलियो गैलीली। दूसरे हैं सर आइजैक न्यूटन, फिर आपके पास आर्किमिडीज है, फिर आपके पास में आइंस्टाइन। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जल्दी से आप इसका आंसर जो है कमेंट में लिखें, जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्या होना चाहिए। देखो गैलीलियो गैलीली जो हैं, इन्होंने जो पहला नियम है जड़त्व का नियम, उसके अंदर अपना पूर्णतः योगदान दिया था। जड़त्व का नियम, न्यूटन के अलावा किसी का अगर नाम आएगा तो वहां इनका नाम आएगा। रिसर्च भी इनकी थी, न्यूटन बाबा ने तो तीनों को एक साथ लिख दिया था, इसलिए पूरा नाम उनके क्रेडिट दे दिया गया। लेकिन मेन जो बंदा था ना वो यही था, गैलीलियो, तो यहां नहीं आएगा वो। आर्किमिडीज ने किसका सिद्धांत दिया था? आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था उत्प्लावकता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? उत्प्लावकता का सिद्धांत। और वो भी कब? जब वो नहाने के लिए टब में बैठे और उसमें से पानी बाहर निकल गया, तब वो सड़कों पे उतर गए, भागने लग गए और क्या, यूरेका यूरेका, यानी खोज लिया खोज लिया खोज लिया, है ना। ये भी आपने पढ़ रखा होगा। तो उत्प्लावकता के बारे में आर्किमिडीज ने बताया था। आइंस्टीन ने E बराबर mc जो फॉर्मूला है ये आपने फेमस जो है ये आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन आएगा, सर आइजैक न्यूटन।
ठीक है, सर आइजैक न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है, अच्छे से इसको पढ़ो और इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बल की दिशा हमेशा किसके समान होती है? बल की दिशा, अब देखो बल जो है वो कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश। इसमें दिशा की भी क्या होती है? आवश्यकता होती है। दिशा की भी क्या होती है? आवश्यकता। दिशा के साथ साथ में क्या होता है? परिमाण होता है। दिशा के साथ साथ में क्या होता है? परिमाण होता है। तो ये कह रहा है दिशा क्या वेग पे डिपेंड करता है, क्या त्वरण पे डिपेंड करता है, विस्थापन पे या द्रव्यमान पे? द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती है, ये तो वैसे ही कट हो गया क्योंकि द्रव्यमान एक खुद अदिश राशि है। ठीक है, अब बात करें विस्थापन, तो विस्थापन की दिशा पे डिपेंड करेगा क्या त्वरण की दिशा पे डिपेंड करेगा या वेग की दिशा पे? देखो वेग के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वर्तीय गति होती है, उसके अंदर दिशा हर पॉइंट पे उसकी वेग की दिशा जो है वो बदल जाती है। हर पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे वेग की दिशा ये होगी, इस पॉइंट पे ये होगी, इस पॉइंट पे ये होगी, लेकिन बल की दिशा कौन सी होगी वो अपने फिक्स नहीं है। त्वरण की दिशा भी नहीं होती। यहाँ पे टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। ये क्या है? वेग का एसआई मात्रक पूछा है, तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो देखो वेग का पहले तो फॉर्मूला देख लो क्या होता है। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे विस्थापन के डिवाइड में क्या आता है? समय आता है। तो यहाँ से आप मात्रक बना सकते हो। विस्थापन का मीटर होता है और समय का क्या होता है? सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन नंबर ए है। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसका मात्रक होता है? ये त्वरण का होता है। किसका होता है? त्वरण का होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या कह रहा है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? किसका पूछ लिया? त्वरण का। अभी लास्ट स्लाइड में अपने बात की थी त्वरण का। पहले फॉर्मूला a बराबर v माइनस यू बाई क्या होता है? t होता है। तो यहाँ से वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और नीचे एक टाइम एक्स्ट्रा तो मल्टीप्लाई में सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, समान गति में एक समान जो गति होती है, यूनिफॉर्म जो मोशन होता है, उसकी इस क्वेश्चन में बात कर रहा है। एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? वेग बदलता रहता है क्या? वेग स्थिर रहता है क्या? त्वरण अधिक होता है, बल बढ़ता है। क्या होता है? देखो बल बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा, ये नहीं हो सकता। त्वरण अधिक होता है, त्वरण कम ज्यादा होगा तो वेग भी बढ़ेगा, वो भी नहीं हो सकता। वेग क्या रहता है जी? स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। बदलेगा तो त्वरण आएगा तो वो एक समान गति नहीं होगी। तो वेग क्या रहता है? उसमें स्थिर रहता है। स्थिर वेग रहेगा तभी वो एक समान गति कर पाएगा। समान वेग से समान दूरी चले, है ना? तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। चलो अगला क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? आपकी स्क्रीन पे है, जब कोई वस्तु वक्र पथ पर चलती है तो उस पर कौन सा बल लगता है? वक्र पथ का मतलब गोलीय जो वक्राकार भाग है उसके ऊपर चलने वाली जो वस्तु है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे ये कोई वस्तु है, ठीक है ना, इसके ऊपर यहाँ पे कोई वस्तु है, ये इसके ऊपर क्या कर रही है? गति कर रही है वक्राकार पथ पे। तो यहाँ पे जो बल लग रहा है वो कौन सा बल लगता है? देखो यहाँ एक बल तो लगता है केंद्र की तरफ। क्या लगता है? केंद्र की तरफ, और जिसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है अभिकेंद्रीय बल, और एक केंद्र से दूर की ओर लगता है जिसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है ना, अभिकेंद्रीय और केंद्र की ओर और एक केंद्र से दूर की ओर। तो ये पूछ रहा है कि जब कोई वस्तु वक्र पथ पर चलती है तो उस पर कौन सा बल लगता है? तो वक्र पथ पर जैसे चलना प्रारंभ करेगी तो उसके ऊपर जो बल लगेगा वो अभिकेंद्रीय बल जो है वो काम करेगा। कौन सा? अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट देखो, गति का समीकरण किस स्थिति में लागू होता है? आपने पढ़ रखे होंगे गति के कितने समीकरण होते हैं? 3 समीकरण होते हैं। तीनों समीकरणों के
जो फॉर्मूले हैं वो आपको पता होने चाहिए। पहला है v बराबर u प्लस एटी, पहला क्या है v बराबर u प्लस एटी, पहला है v बराबर u प्लस एटी है। सेकंड जो है वो आपके पास में होता है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और थर्ड जो होता है वो v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस में 2as होता है। यहाँ पर v वेग को दर्शा रहा है अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग है, s विस्थापन है, t समय है। क्या है कि आपके पास में जो वेग है u और v लिख देता हूं मैं, v क्या है आपका अंतिम वेग है, अंतिम वेग है, u क्या है आपका प्रारंभिक वेग है, और t क्या है आपका t समय है, और a क्या है आपका a त्वरण है, और s क्या है s आपका विस्थापन है, s आपका विस्थापन है। क्लियर? ये तीन समीकरणें हैं। ये किस स्थिति में लागू होती है? समान वेग पे होती है क्या? समान त्वरण पे होती है क्या? असमान त्वरण पे होती है क्या? स्थिर वस्तु की होती है क्या? स्थिर वस्तु है तो उसके लिए जरूरत ही नहीं है। समान वेग है तो v और u क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। समान त्वरण होगा या असमान त्वरण होगा? त्वरण बार बार बदलेगा या नहीं बदलेगा? त्वरण बार बार बदलेगा तो भी ये लागू नहीं होंगे। तो ये किसके लिए लागू होती है? एक समान त्वरण के लिए लागू होते हैं, क्योंकि अगर त्वरण बार बार बदलेगा तो यहाँ a का मान कौन सा रखेंगे? फिक्स नहीं रहेगा, इसलिए कौन सा आएगा? एक समान त्वरण आएगा। असमान त्वरण के लिए गति की समीकरणें एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे a1 a2 की कंडीशन आ जाएगी, तो वहां पे कंडीशन के लिए ये फॉलो नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? nवें सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला आप याद कर लेना, जिसको dn इक्वल u प्लस हाफ a 2n-1 से दिया जाता है। इसका मतलब आपसे कहे कि 5वें सेकंड में तय की गई दूरी, अगर आपको क्या दिया हो कि प्रारंभिक वेग दिया हो, त्वरण दिया हो, तो 5वें सेकंड में कितना चलेगी? जैसे मान लो 1 सेकंड में कोई वस्तु इतना चल रही है, अगले दूसरे सेकंड में ये चल रही है, तीसरे सेकंड में ये चल रही है, चौथे सेकंड में ये चल रही है। यानी हर त्वरित जो मोशन होता है, त्वरित जो गति होती है, उसके अंदर क्या होता है कि हर सेकंड बाद उसके द्वारा चली गई दूरी बदल जाती है। तो हर सेकंड बाद पहले सेकंड में कितना चला, दूसरे सेकंड में कितना चला, तीसरे सेकंड में कितना चला, तो वो अलग अलग होता है। तो उसके लिए आपके ये फॉर्मूला जो है आपने याद रखना है। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। घर्षण बल किस दिशा में लगता है? घर्षण बल किस दिशा में लगता है? गति की दिशा में, गति के विपरीत दिशा में, लंबवत दिशा में, यादृच्छिक दिशा में। यादृच्छिक का मतलब होता है अपनी द्वारा चुन लो, जो मर्जी दिशा ले लो आप, ऊपर वाली ले लो, नीचे वाली, इसमें कोई फिक्स नहीं है। यादृच्छिक चुने, आपके द्वारा चुना गया। तो यहाँ पे देखो कोई भी वस्तु है, जैसे ये वस्तु है, इस पे आपने इस दिशा में क्या लगाया? बल लगाया, तो ये वस्तु क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक आपके इसके जो स्थैतिक घर्षण है, स्थैतिक घर्षण बल, इस बल से ज्यादा बल नहीं लगा दो, तब तक ये वस्तु स्थिर रहेगी। तो ये कब पॉसिबल है कि ये वस्तु आप इस दिशा में बल लगा रहे हो तो वस्तु वहीं पे बनी रहे? ये कब? जब असंतुलित बल लगे। और वो कैसे लगेगा कि आप इस दिशा में लगा रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन से आपके पास में एक बल लगना चाहिए, तभी वो वस्तु वहीं पे स्थिर रहेगी। मान लो ये है, तो इसको मैं अगर यहाँ से धक्का दूं, धक्के देने को बल बोलते हैं, इधर से बल लगाऊं तो ये वस्तु उधर जाएगी, लेकिन सामने से एक बल और लग रहा है, तो क्या ये मोशन करेगा? क्या नहीं करेगा? ये यहीं रहेगा। दोनों साइड से बराबर बल लगा रहा हूं तो ये वस्तु यहीं रहेगी। तो ये जो है इसके अंदर गति की दिशा में, गति की दिशा में नहीं, बल की जो दिशा होगी वही किसकी दिशा होती है? गति की। जिस दिशा में बल लगा रही है उसी दिशा में वस्तु गति करेगी। तो गति की दिशा में नहीं होगा, लंबवत भी नहीं होगा, यादृच्छिक भी नहीं होगा। कौन सा होगा? गति के विपरीत दिशा में होगा, गति की विपरीत दिशा में होगा। याद रखना इस बात को। और घर्षण बल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपके स्थितिक घर्षण होता है स्थिति के कारण, एक होता है गतिज घर्षण, और एक होता है लौटनिक घर्षण। गति यानी गति करते हैं उस टाइम, और लौटनिक कोई वस्तु लुढ़कती है, यानी जैसे पहिया है या बॉल बेरिंग के अंदर जो बॉल है वो जो आपके हैं वो लौटनिक घर्षण होता है। क्लियर? प्रश्न संख्या 17, ये देखो अभी नाम लिया था और आ गया। क्या है? स्थितिक घर्षण वस्तु को रोकने का कार्य करता है। स्थितिक घर्षण क्या कार्य करता है? अभी पढ़ के आए हैं आपने। वस्तु को चलाने का कार्य करता है, कोई प्रभाव नहीं डालता, दिशा बदलता है। ये तो आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ये तो आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। अभी पढ़ के आए हैं आपने। क्या है कि
वस्तु को रोकने का कार्य करता है, वस्तु को चलाने का कार्य करता है, कोई प्रभाव नहीं डालता। सबसे पहले तो याद रखना, घर्षण कभी भी वस्तु को चलाने का कार्य नहीं करेगा, चलाने का कार्य नहीं करेगा, वो चलाने में बाधा उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? बाधा उत्पन्न करेगा, यानी गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो कोई प्रभाव नहीं डालता, ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। दिशा नहीं बदल सकता, ये वस्तु को चलाने का कार्य भी नहीं करता, तो कौन सा ऑप्शन बच गया? ऑप्शन ए, वस्तु को रोकने का कार्य करता है। वस्तु को रोकने में कौन सा बल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, प्रभावी रहता है, सबसे ज्यादा काम करता है, ये पूछे तो आपने बोलना है घर्षण बल। अगर घर्षण बल नहीं होता तो गाड़ियों में ब्रेक काम नहीं करते, ब्रेक सिस्टम पूरा घर्षण बल पे है, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? अच्छा प्रश्न है, घर्षण को कम करने के लिए क्या किया जाता है? देखो घर्षण बल जो है वो आपकी लाइफ में हेल्पफुल भी है, हेल्प करता है तो उतना नुकसान भी करता है। जो मशीनरी है जितनी भी, उनमें जो नुकसान होता है वो घर्षण के कारण ही होता है। जैसे बॉल बेरिंग का टूटना है, टायर घिसना है, या और जो भी कुछ है वो जो है सारा का सारा घर्षण का ही खेल है ना। तो घर्षण जो है वो क्या करता है? वो आपका मित्र भी है और आपका शत्रु भी है। कहने का मतलब ये आपका फायदा भी करता है और नुकसान भी करता है। तो ये कह रहा है नुकसान करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा घर्षण को। तो कम करने के लिए क्या किया जाता है? चिकनाई करना, भार बढ़ाना, सतह को खुरदरा बनाना, ताप बढ़ाना। देखो खुरदरा बनाओगे तो वो घर्षण बल क्या होता है? अगर खुरदरा करते हो तो घर्षण बल का मान बढ़ता है, ठीक है ना। ताप बढ़ाने से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, भार बढ़ाने से इसके ऊपर क्या है? घर्षण बल का मान बढ़ेगा। क्या होगा? घर्षण बल का मान बढ़ेगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, खुरदरा बनाने से भी नहीं है। क्या करना पड़ेगा? चिकनाई करना। क्या करना? चिकनाई करना। लुब्रिकेंट्स जो है वो यूज किए जाते हैं, ग्रीस वगैरह यूज किया जाता है। इसके अलावा एक आपने याद रखना है, बॉल बेरिंग जो है वो भी इसी का बेस्ट एग्जांपल है। बॉल बेरिंग ये भी किसके लिए काम में लिया जाता है? घर्षण को बढ़ाना या घटाना। तो आपका कोई घर्षण को घटाने के लिए ही काम में लिया जाता है। तो ये बात आपने अपनी खोपड़ी में सेट रखनी है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अभी हमने चर्चा कर रहे थे रोलिंग घर्षण, रोलिंग यानी लोटनिक घर्षण की बात कर रहे थे। अपने किसकी बात कर रहे थे? लोटनिक घर्षण की बात कर रहे थे। तो लोटनिक घर्षण यानी लुढ़कना, कोई वस्तु लुढ़क रही है या टायर जैसे चल रहा है तो उनके अंदर जो गति होती है वो कौन सी होती है? लोटनिक। उनके अंदर घर्षण बल कौन सा लगता है? लोटनिक। तो देखो रोलिंग घर्षण जो है सबसे अधिक होता है, सबसे कम होता है स्थैतिक घर्षण से अधिक, गतिक घर्षण से अधिक। तो इसका जो सीक्वेंस है उससे ये क्वेश्चन बना है, और एक अच्छा क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूं क्योंकि ये आपको डायरेक्ट सीक्वेंस न पूछ के आपसे क्या पूछा है, एक किसी घर्षण का नाम लेके उसके अंदर से आपके पूछा है। तो इनका जो क्रम होता है वो ये होता है, सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है वो स्थैतिक घर्षण की होती है और वस्तु को स्थिर बनाए रखने का प्रयास करता है, और घर्षण बल सबसे ज्यादा, उससे कम होता है गतिज घर्षण, गतिज या गतिक घर्षण, जो कि वस्तु को गति कराता है लेकिन फिर भी रोक के रखने का प्रयास करता है, और सबसे कम होता है लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण सबसे कम होता है लोटनिक घर्षण। सबसे ज्यादा कौन सा होता है आपसे पूछे तो स्थैतिक होता है, और गतिज जो है वो स्थैतिक से ज्यादा, स्थैतिक से कम होता है और लोटनिक से ज्यादा होता है। लेकिन लोटनिक सबसे क्या होता है भैया? कम होता है। तो सबसे अधिक तो कौन सा होता है आपका? स्थैतिक, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, और उसके बाद में सबसे कम कौन सा होता है आपका? लोटनिक होता है। कौन सा होता है? लोटनिक। तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। स्थैतिक घर्षण से अधिक कौन सा होता है? स्थैतिक घर्षण से अधिक कोई घर्षण बल नहीं होता है। गतिक घर्षण से अधिक कौन सा होता है? यहाँ पे भी आपका आंसर आएगा स्थैतिक घर्षण। क्या आएगा भैया? स्थैतिक घर्षण। क्लियर है? तो ये घर्षण से रिलेटेड अपने क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखेगा इस क्लास का अपने लास्ट क्वेश्चन। देखिए अपने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी प्रश्न है जो कि अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे, वरना क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसलिए क्लास को थोड़ी छोटी बनाए रखने के लिए अपने 20 क्वेश्चन मैं इस क्लास में करवा रहा हूँ, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है? चलती कार को रोकने में कौन सा बल सहायक होता है? कार को रोकने में कौन सा बल सहायक होता है? इसके बारे में अभी चर्चा की थी अपने। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, अपकेंद्रीय बल या संवेग। पहली बात तो ये कि संवेग कोई बल नहीं है, संवेग कोई बल नहीं है, संवेग कोई बल नहीं है, तो ये आंसर तो वैसे नहीं होगा।
अपकेंद्रीय बल कब लगता है? जब कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है। क्या कर रही है? घूर्णन गति कर रही है। ठीक है। घर्षण बल, इसका आंसर क्या होगा? घर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसके लिए लगता है? कोई भी दो पिंड है, उनके बीच में r दूरी है, तो उनके मध्य लगने वाला कौन सा? आकर्षण बल है। ये केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। कैसा होता है? केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। इसमें प्रतिकर्षण का कोई नाम नहीं लिया जाता है। तो ये जो थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट गति और बल के नियम से रिलेटेड प्रश्न थे। तो ये 20 प्रश्न मैंने इस वीडियो में करवाए, बाकी कुछ 20 प्रश्न और हैं, है ना, जो कि अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है ना। तो इससे अपना जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर जो है क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। यानी ये है कि आपको क्वेश्चन का पूरा हिंट मिल जाएगा। जैसे रिलेट करके मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको बताए हैं इस वीडियो में। क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के